हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य। ठीक है, वाच्य जो पढ़ेंगे, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता दूं क्या होता है आखिर। ये एक वाक्य का प्रकार होता है। वाक्य का प्रकार देखिए, व्याकरण में हम लोग 3 चीज़ें पढ़ते हैं। व्याकरण के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। वर्ण, ठीक है, जिसमें स्वर व्यंजन वगैरह पढ़ते हैं। फिर शब्द आते हैं, ठीक है, फिर आता है अपना वाक्य। वाक्य क्या होता है? व्याकरण व भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य, ध्यान रखिएगा। तो वाक्य दोस्तों क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आपको हमेशा लगाना है 3 भेद होते हैं। ठीक है, लिख लो, वाक्य के भेद आपको हमेशा 3 लगाने हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा होता है प्रयोग व संरचना के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर। और तीसरा होता है क्रिया के आधार पर। जो वाच्य हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्रिया के आधार पर। अभी मैं आपको सारी बातें बताता हूँ क्या क्रिया होता क्या है क्रिया के आधार पर। देखो, ये होते हैं 8 प्रकार के, कभी डिस्कस करेंगे इसको भी। ये होते हैं 3 प्रकार के, ये भी होते हैं 3 प्रकार के। देखो, प्रयोग व संरचना के आधार पर आपने देखा होगा जहाँ पर संयुक्त और मिश्र और साधारण वाक्य होते हैं, वही होता है प्रयोग व संरचना के आधार पर। ये सारे वाक्य के भेद हैं। वाक्य के भेद 3 होते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया के आधार पर। अब जो दोस्तों वाच्य हम लोग बोलते हैं ना, वाच्य वो क्रिया होती है, वो क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद होता है वाच्य, क्योंकि इसमें क्रिया का ही रोल है, क्रिया को ही समझना होता है। तो यही पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद, यानी अर्थात जो भी कहें वाच्य। शायद आप लोगों को पहली बार पता लग रहा होगा कि ये वाच्य जो है क्रिया के आधार पर वाक्य का एक भेद होता है। ठीक है, बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन आपसे बनता है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यार इतने प्रकार से हमने पढ़े हैं, पता नहीं क्या है, इसमें 8 भी होता है, 3 तो कई बार पढ़ा, तो लोग तुक्का मार के चलाते 3 लगा दो। लेकिन दोस्तों बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि 3 जो लगाया उन्होंने, तुक्का लगाया है, वो किस बेस पे लगाया है। तो खाली जब आपके पास कभी भी क्वेश्चन आए, और ये क्वेश्चन अक्सर आता भी है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 ही लगाने हैं। अब चाहे वो इसके अनुसार पूछ रहा हो, चाहे वो इसके अनुसार पूछ रहा हो, अगर अर्थ के आधार पर पूछेगा तो वो लिखा रहेगा वहाँ पर कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, जिसमें निषेधवाचक वगैरह आते हैं, आज्ञावाचक वगैरह होते हैं, ठीक है, विधिवाचक होते हैं। तो वो सारे इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर भी डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, यानी वाच्य। तो अब क्रिया के आधार, अब देखो वाच्य होते कौन कौन से, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसी पे फोकस करेंगे। तो इसको रफ करते हैं, थोड़ा सा बेस लेने के लिए ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो वाच्य पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग आज। डाल लो हेडिंग वाच्य। वाच्य, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है, मैंने बताया अभी। तो पहला देखो, पहला होता है आपका कृतिवाच्य। दूसरा है, पास में लिख दूं मैं, दूसरा है क्या, रुको एक सेकेंड, यहां पर लिखते हैं, कृतिवाच्य। और दूसरा है कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य। दोस्तों होता क्या है कि आपको एक वाक्य दिया होता है और पूछते हैं कि इसमें से कौन सा वाच्य है, बस ज़्यादातर क्वेश्चन यही बनता है। और ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है कि यार ये कृतिवाच्य में है या भाववाच्य में है। तो उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे आज जो आप देखने वाले हैं। इसके बाद आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा वाच्य को लेके, ठीक है। हालांकि मैंने पूरी हिंदी पढ़ा दी है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो क्रमानुसार लगे हुए, टॉपिक वाइज लगे हुए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कृतिवाच्य, ये क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। कृतिवाच्य देख लो भाई क्या होता है। शो कर रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ भाई। हाँ, शो कर रहा है। दरअसल बात यह है कि जो मेरा अच्छा मार्कर है वो चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या, सही से चल ही नहीं रहा है। ये वाला देखो, ये हल्का सा मोटा लिखता है। तो कृतिवाच्य क्या होता है?
अब यहाँ पर कृतिवाची मतलब क्या हुआ, कर्ता। अब यहाँ पर क्या है कि जब क्रिया के आधार पर वाच्य के भेद पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जाहिर सी बात है इसमें क्रिया का रोल होगा, तो क्रिया का ही सारा खेल होता है इसमें। तो कृतिवाची में दोस्तों क्या होता है कि जब क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के समान हो या कर्ता के अनुसार बदले, कि कर्ता के हिसाब से डिसाइड हो कि क्रिया कैसी बनेगी, तो वो कृतिवाच्य होता है। ठीक है, लिख लो यहां पर, जब क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार, कर्ता के समान हो या अनुसार बदले, कर्ता के समान हो या कर्ता के अनुसार बदले, तो वाक्य जो है वो कैसा होगा, कृतिवाची होगा। कृतिवाची होगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप? देखो मेरा मतलब ये है कि जब भी कोई वाक्य होगा जो उसकी क्रिया होगी ना, इससे क्रिया क्या होता है, अरे क्रिया मतलब पढ़ना लिखना, ये सब क्रिया होती है। ठीक है, तो जब ये जो पढ़ना लिखना खाना पीना रोना सोना, तो ये क्या है, ये जब कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती हैं तो वही होता है कृतिवाची। जहाँ से आप नाम से ही समझ सकते हैं कि कर्ता का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, क्रिया का मतलब होता है वर्ब। ठीक है, तो देखो ये चीज़ तो पहली हो गई, ये पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट जो होगा वो भी खतरनाक पॉइंट है, जहाँ से आपको कन्फ्यूजन दोस्तों होता है। अब जैसे कि हम लोग एक वाक्य लिखते हैं, जैसे वाक्य लिखते हैं कि राम चाय पीता है। अब देखो राम चाय पीता है, तो राम के अनुसार, राम पुरुष है, एक वचन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ लीजिए, राम पुरुष है, एक वचन है, तो क्रिया भी पुरुष और एक वचन है, यानी लिंग और वचन जो है क्रिया के अनुसार समान है। ठीक है, ये अनुसार बदला हुआ है। अब देखो, अब जैसे कि यहाँ पर लिख दो कि रेखा चाय पीती है। अब दोस्तों देखो पूरा वाक्य वैसे ही है और सारी क्रियाएं एक ही जैसी हो रही हैं, चाय पीने का काम हो रहा है, बस खाली क्या हुआ है कि हमने क्या किया है, लिंग बदल दिया है। ये पुरुष था, ठीक है, ये पुरुष है और ये स्त्री है, तो उसी के अनुसार देखिए एक वचन क्रिया है, यही क्रिया होती है। ठीक है, और रेखा यानी स्त्रीलिंग यानी रेखा है, इसीलिए पीती हो गया। तो भाई चाय पीने का काम दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन क्रिया का रूप बदल गया है कर्ता के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर राम था, पुरुष है, एक वचन है, तो उसी के हिसाब से क्रिया लगी है। यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन है, उसी के हिसाब से क्रिया परिवर्तित हुई, चाय से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अब मैंने लिखा है कि वचन यानी बहुवचन करना हो, जैसे कि लिखा हो वे चाय पीते हैं। अब देखिए सारा काम देखो बिल्कुल सेम हो रहा है, लेकिन इन दोनों को हटा के हम लोगों ने क्या कर दिया है, वे लगा दिया, या फिर रेखा और राम और रेखा चाय पीते हैं। ठीक है, बहुवचन या द्विवचन कर दिया है। तब देखो इसकी देखो वही चीज़ हो रही है, लेकिन जो क्रिया का रूप परिवर्तित देखो किसके अनुसार हो रहा है, ये जो कर्ता लगा रहे हैं ना, इसको कर्ता बोलते हैं, इसको कर्ता बोलते हैं, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, और ये वर्ब। तो देखो ना क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदल रही है, क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, और यही परिभाषा है कृतिवाच्य की। अब आपके सामने ऐसे ही वाक्य रखा होगा, ठीक है, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको रफ करके एक पॉइंट और लिखते हैं। देखो ऐसा होता है कि जैसे कि अभी तो मैंने विभक्ति नहीं बताई, कर्ता के आगे कोई विभक्ति नहीं लगाई मैंने, राम चाय पीता है, ठीक है, सीता चाय पीती है, या कुछ भी। तो देखो एक पॉइंट और है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट देखो, ऐसा होता है कि जब कर्ता के आगे ने विभक्ति लगी हो, कर्ता के आगे ने विभक्ति लगी हो और कर्म के आगे को विभक्ति ना हो, तब वहाँ पे कृतिवाची होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखो लिख लो यहाँ पर, जब कर्ता के आगे ने विभक्ति हो और कर्म के आगे
को विभक्ति ना हो या कोई विभक्ति ना हो, तो वाक्य कृतिवाची होगा। कैसे? देखो, ऐसा है जैसे मैंने लिख दिया कि राम ने अखबार पढ़ा, सीता ने अखबार पढ़ा। हाँ, अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर आपने स्त्रीलिंग लिख दिया तब भी क्रिया का रूप परिवर्तित नहीं हुआ, पढ़ा पढ़ा दोनों में है। जैसे कि राम ने चाय पिया, सीता ने चाय पिया। अब कन्फ्यूजन दोस्तों यहाँ पर ही तो, और इसी से तो सवाल बनता है। देखो, ऐसा है कि राम ने अखबार पढ़ा और सीता ने अखबार पढ़ा। यहाँ पर अगर आप बहुत दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में ये आएगा कि कर्ता काम कर रहा है, सीता ही काम कर रही, राम ने काम कर रहा है। ठीक है, जब भी आप राम ने काम किया, सीता ने कुछ काम किया। ठीक है, और क्रिया इसी के अनुसार है। अच्छा, आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर को क्यों नहीं लगेगा, तो आपको ये बात मैं बता दूं कि जो निर्जीव वस्तुएं होती है उसके आगे को की विभक्ति कभी नहीं लगती है। ये वाक्य अशुद्धि और शुद्धि में आता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर को नहीं लगा सकते, को लगा देंगे दोस्तों तब वाक्य का रूप परिवर्तित हो जाएगा, वो वाक्य किसी और में चला जाएगा, वो कृतिवाच्य नहीं रहेगा। तो देखो, जिसको ये समझ में चीज़ नहीं आ रही तो बस इतना पॉइंट आप याद रखो। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब कर्ता के आगे ने विभक्ति लगी हो तब वाक्य सदैव कृतिवाच्य में नहीं होता है। अगर कर्म के आगे, ये इसको कर्म बोलते हैं, ये कर्म है ना, ऑब्जेक्ट बोलते हैं हिंदी अंग्रेजी में, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये कर्म है। कर्म के आगे अगर को विभक्ति हो तब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हमको ये बात बिल्कुल बिठा लेनी है दिमाग में कि जब कर्ता के आगे ने विभक्ति लगी हो और कर्म के आगे कोई विभक्ति ना हो तब वहाँ पे वाक्य होता है कृतिवाच्य। जब कर्ता के आगे ने विभक्ति लगी, ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही पॉइंट आपका कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। जब कर्ता के आगे ने विभक्ति लगी हो, कर्ता के आगे ने विभक्ति लगी हो और कर्म के आगे कोई विभक्ति ना हो तब वाक्य होगा किसमें, कृतिवाच्य में। ठीक है, ये मत याद रखिएगा कि कर्ता के आगे ने विभक्ति लगी होगी तो हमेशा कृतिवाच्य हो गया, हमेशा नहीं होगा। अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा होता है कृतिवाच्य। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग, कर्मवाच्य। अच्छा, अब कर्मवाच्य क्या होता है? अब मैंने बताया कि क्रिया का रोल है। अब क्रिया का जो रूप परिवर्तित होगा वो कर्मवाच्य के मतलब कर्म के अनुसार परिवर्तित होगा। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है, अब यहाँ पर रोल किसका होगा, कर्म का होगा। कर्ता से कोई मतलब ही नहीं है, कर्ता हो चाहे ना हो मुझे इससे मतलब नहीं, कर्म होना चाहिए। अब कर्म होना चाहिए तो इसका मतलब क्रिया भी लग रही है, तो इसका मतलब दोस्तों साफ साफ ये हो रहा है कि क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक होगी। भाई जब कर्म होगा तभी तो कर्मवाच्य बन सकता है। जब कर्म ही नहीं होगा तो कहाँ से बनेगा कर्मवाच्य। ठीक है, लिख लो यहां पर, क्रिया का लिंग हुआ वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित हो। कर्म के अनुसार, हाँ ठीक है, कर्म के अनुसार परिवर्तित हो या कर्म के अनुसार या कर्म के समान हो। ठीक है, ये कर्मवाच्य पहचानना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, आसान पूरा चैप्टर है, ये आसान पूरा चैप्टर है। बस थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं कुछ पॉइंट पे कन्फ्यूजन होता है, वो मैं आपको मैंने बता दिया है और कुछ मैं बताने वाला हूँ। कभी भी गलती हो ही नहीं सकती दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे।
देखो ऐसा होता है, मैंने आपको बताया कि क्रिया का रूप परिवर्तित होगा कर्ता के अनुसार तो वो कृतिवाच्य, क्रिया का रूप परिवर्तित होगा कर्म के अनुसार तो वो कर्मवाच्य। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें सूचक शब्द होते हैं से द्वारा। जैसे देखो मोहन से अखबार पढ़ा जाता है। ये सेंटेंस अभी याद रखिएगा, ये वाक्य याद रखिएगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे भी एक जगह और। ठीक है, अब यहां पर देखो ऐसे भी हो सकता है, ये अखबार पढ़ा जाता है। कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? भाई ये कर्म है, सड़क बन रही है, पतंग उड़ रही है, तो क्या है इसमें कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्ता हो चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक तरीके से क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है, आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा। जैसे पत्र भेज दिया गया, पत्र लिखा गया, राम से पत्र लिखा जा रहा है, ये भी कर्मवाच्य है। पत्र लिखा जा रहा है, ये भी कर्मवाच्य। हमें कर्ता से कोई मतलब ही नहीं है, कर्ता हो चाहे ना हो, कर्म होना चाहिए इसमें, कर्ता से कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ये वाक्य आप जरा याद रखिएगा, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर ऐसा भी वाक्य बन सकता है जैसे कि मोहन द्वारा पत्र लिखा गया। मोहन द्वारा पत्र लिखा, भाई राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको मैं बोल के बता रहा हूँ। मोहन द्वारा पत्र लिखा गया, तो ये किस में आ रहा है, ये कर्मवाच्य में आ रहा है, क्योंकि ये जो द्वारा लिखा है, द्वारा से मतलब ये हो गया कि द्वारा मतलब कर्ता का कोई मतलब नहीं रहा, बस पत्र लिखा गया, इसको इतना ध्यान रखेंगे। इसे अखबार पढ़ा जाता है, तो बस ये इसमें आ रहा है, ये कर्मवाच्य में आ रहा है दोस्तों। किस में आ रहा है, कर्मवाच्य में। मोहन से अखबार पढ़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब ये क्या है, क्रिया देखो सकर्मक है, क्योंकि कर्म लगा हुआ है, सकर्मक है, कर्म लगा हुआ है। ठीक है, सकर्मक है ये क्रिया, कर्म लगा हुआ है, तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया हमेशा होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात अभी ध्यान रखिएगा, इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका कर्मवाच्य। बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, मुझे पता है, क्योंकि जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं और कोई बात करता नहीं हूँ, मैं बार बार उसी चीज़ को समझाऊँ जब मुझे पता है कि आपको इतने में समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर से वीडियो बन जाएगा, नए तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, कभी कभी लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं चल रही दोस्तों। जो लोग कमेंट कर रहे हैं इस समय, तो उनको सभी को नमस्कार मेरा। लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, और इन फ्यूचर कभी आपका अच्छा सपोर्ट रहेगा तो हम लोग लाइव क्लास में भी आएंगे, लाइव क्लास भी करेंगे। बहुत अच्छा सपोर्ट रहा तो सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि लाइट चेंज हो जाएगी, लाइट चेंज हो गई, बड़ा बोर्ड हो गया, पहले छोटे बोर्ड पे चल रहा था, तो बहुत लोगों ने कहा था कि सर छोटा बोर्ड है, जूम हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो भाई आप लोगों के लिए किया था मैंने। अब देखो ये आते हैं भाववाच्य पर दोस्तों, भाववाच्य। अब देखो यहाँ पर क्रिया का जो रूप है वो ना तो भैया कर्ता के अनुसार बदलता है, ना ही कर्म के अनुसार बदलता है। मतलब क्रिया यहाँ पे स्वतंत्र होती है, क्रिया से मतलब नहीं है कर्म वर्म को, क्रिया यहाँ पर सही है अपनी जगह। समझ गए? देखो पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, जब कर्ता और क्रिया, सॉरी कर्ता और कर्म का प्रभाव क्रिया पर ना पड़े तो वाक्य भाववाच्य होगा। बस आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है। और देखो इसमें समर्थता और असमर्थता के भाव भी आते हैं, और जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है तो, और कर्म के साथ को विभक्ति नहीं होती तो वाक्य कर्तृवाच्य होता है। अगर कर्म के साथ को विभक्ति होती है तो भैया वाक्य भाववाच्य में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये शायद क्लास में बात आपको ना बताई गई हो। देखो हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं, अच्छा और लिख लो, और
समर्थता व असमर्थता का भाव होता है। ठीक है, जैसे राम से चला नहीं जाता है। भैया ये असमर्थता का भाव बता रहा है, चला नहीं जाता है, तो ये भाववाची है। ठीक है, जैसे राम से पढ़ा जाता है, और तीसरा राम से पढ़ा नहीं जाता है। अब यहाँ पर आप लोग करेंगे विरोध, कहेंगे सर अभी आपने बताया कि ये से लगा है, द्वारा लगा है, तो आपने बताया था कि ये कर्मवाच्य होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यही बात समझने वाली है कि मैंने यहाँ पर एक क्रिया लिखी है, कर्म कहाँ है आप मुझे बताइए। इसमें कर्म नहीं है। पढ़ा जाता है क्या? क्या पढ़ा जाता है भाई? क्या नहीं पढ़ा जाता है? अखबार, पत्र, पुस्तक, क्या नहीं पढ़ा जाता है? तो राम से पत्र पढ़ा जाता है लिखा है मैंने, कर्म यहाँ पर नहीं, कर्म अब्सेंस है, कर्म यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ये भाववाच्य हो गया। अब देखो राम से चला जाता है, अब आप कहेंगे सर ये इसको ज़रा डिफाइन करिए कि कैसे भाववाच्य में आया है। तो इसकी जगह आप यहाँ लिख के देखिए, सीता से चला नहीं जाता है। तो बताओ सीता से चला नहीं जाता है, या ऐसे आ जाए कि मोहन से रोया नहीं जाता है, खाना खाया नहीं जाता है। तो असमर्थता का भाव यहाँ पर हो रहा है, तो असमर्थता का भाव भाववाच्य में आता है। अच्छा एक चीज़ और देखो जो आपको बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जब कर्ता के साथ ने विभक्ति हो और कर्म के साथ को विभक्ति हो, तो वाक्य क्या होगा? भाववाच्य होगा। कैसे? जैसे राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पे समस्या हो गई, कहेंगे सर इसमें तो ने भी लगा है और मारा भी लगा है, सब कुछ लगा हुआ, तो ये भाववाच्य कैसे हो गया? भाई ये तो कृतिवाच्य लग रहा है। तो दोस्तों ये कृतिवाच्य नहीं है। मैंने बताया कि क्रिया का रूप ना तो कर्ता के अनुसार बदलेगा ना भाव, स्वतंत्र क्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर लिख लो कि कृष्ण ने राधा को देखा। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिख लो कि राधा ने कृष्ण को देखा। तो बताओ इनका जो रूप परिवर्तित कर दिया, ठीक है, लिंग परिवर्तित हो गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर दिया, तो क्या देखो यहाँ पर क्रिया पर कोई फर्क पड़ा है क्या दोस्तों? लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही बारीक सी एक चीज़ है, ये विभक्ति को याद रखिएगा। को जब निर्जीव चीज़ होती है तो कर्म के आगे को विभक्ति नहीं लगाते हैं। जब निर्जीव चीज़ होती है, जैसे अखबार हो गया, पुस्तक हो गया, मेज हो गई, पतंग हो गई, जो निर्जीव चीज़ समझते हैं जिसमें जान नहीं होती है, उसके आगे को की विभक्ति नहीं लगाते हैं, वो वाक्य अशुद्धि में भी आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे ही वाक्य है। अगर इसकी जगह ये लिख दिया जाए कि राम ने गाड़ी चलाई, तो भैया ये कृतिवाच्य में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? कृतिवाच्य में। तो ये वाक्य किस में है? कृतिवाच्य में है। और ये वाला वाक्य जो है राधा ने के, अब यहाँ पर को विभक्ति, ये आपको ध्यान रखना है, इसी से तो क्वेश्चन बनेगा। यहीं पे तो क्वेश्चन गलत होते हैं और लोग ऑब्जेक्शन करते हैं आंसर शीट में, आंसर की आती है जब। तो भाई ये जब ने विभक्ति हो और कर्म के आगे को विभक्ति हो तो आपको हमेशा भाववाच्य लगाना है, क्योंकि क्रिया नहीं बदल रही है। देखिए ना, ये क्रिया नहीं बदल रही है, नहीं बदल रही ना क्रिया। तो ये आपका पूरा होता है वाच्य। देखिए कितना अच्छा टॉपिक था, मैंने कितना अच्छा से बताया, शायद आपको ना आता हो
और भाई अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और हिंदी को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, रीजनिंग को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें और बढ़िया से नोट्स बनाएं, ठीक है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि कौन सा आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में, और वो मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। बाकी स्पेशल वीडियो के तौर पे कोई ना कोई रोज़ वीडियो आपको मिलते रहेंगे, रीजनिंग के भी और हिंदी के भी। तो बराबर आप लोग देखते रहें, तैयारी अपनी बराबर करते रहें, वैकेंसी आएंगी और आएंगी, ठीक है। निराशा मत करिए कि वैकेंसी नहीं आएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगली क्लास में। कोई डाउट अगर होता है किसी चीज़ पे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, स्वतंत्र है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अच्छी कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग अगली क्लास में।